अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना 11th लेक्चर। और इसमें बेसिकली हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को जो कि फंडामेंटल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि वॉइड से रिलेटेड है कि जब वॉइड कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है या वाइडेबल होता है। सो इसको हम पहले देख चुके हैं। वाइड का मतलब बेसिकली वो शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो आसानी से टूट सकता है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, और इसके बाद हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको 5th कंप्लीट चैप्टर मिलेगा बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिगार्डिंग चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि एग्रीमेंट एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड, कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है, जब भी कोई एग्रीमेंट बनाया जा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर है कि एग्रीमेंट एक्सप्रेस ये डिक्लेयर्ड वॉइड, कि कैसे किसी भी एग्रीमेंट को आसानी से वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो इससे पहला है एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर void agreements an agreement not enforceable by law। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि enforceable by law ना हो उसे हम void agreement कहते हैं। यानी कि जो ऐसा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के अकॉर्डिंग उसे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो आसानी से खत्म हो जाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा। मतलब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के ऊपर सू नहीं कर सकती। इट मीन्स के ये इतना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कन्वर्ट हो सकता इससे। सो ये आसानी से टूट जाने वाला है, मतलब कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। पहली कंडीशन, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कमजोर होता है, वो आसानी से टूट जाता है। इसी तरह से a void agreement does not give rise to any legal consequences and it's अवॉइड एवेंचो फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही किसी न किसी कंसिक्वेंसेस की वजह से जो है प्रॉब्लम का फेस कर रहा हो, तो ऐसा एग्रीमेंट अभी ना सही कर लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाके टूट जाता है। सो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि टूटने की कंडीशन में हो या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, तो उसे हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। कि मतलब इसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, इसको आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकेगा जिस तरह से नॉर्मल एग्रीमेंट को किया जाता है। सो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके कंसिक्वेंसेस आपको बता देंगे ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, ये आसानी से टूट जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी ऐसी जिसकी वजह से ये टूट सकता है। इस तरह से एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। अब वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट मैरिज। अब आप मैरिज के लिहाज से किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होती मेल और फीमेल की, तब तक यानी कि शादी नहीं हो सकती इस चीज से रिलेटेड। एवरी इंडिविजुअल एंजॉयज द फ्रीडम टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस। हर एक को आजादी होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी जो अपना इंडिविजुअल है वो चूज करे। एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट्स अ मेजर पर्सन फ्रॉम मैरिंग इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज। तो वो कहने का मतलब है कि आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो इन स्टेट ऑफ मैरिज नहीं हो सकता जिसके अंदर आपने किसी को फोर्स करके शादी की हुई हो, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग शादी नहीं मानी जाती। अगर वो पर्सन बाद में कह दे कि इसने मुझे फोर्स करके ये चीज जो है साइन करवाए हैं और इस पर एग्री किया है, तो वो बाद में वैलिड नहीं रहता, वो वाइड होता है। तो इसका मतलब है कि वो आसानी से बाद में जो पार्टी एग्री नहीं है मेल और फीमेल में से जो भी है, वो आसानी से इसको तोड़ सकती है, बाद में मना कर सकती है। सो मैरिज से रिलेटेड दोनों की कॉन्सेंट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो और किसी भी पार्टी को दबाव में लेके आके वो काम करवाया गया, तो इट मीन्स ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट आसानी से टूट सकता है। अभी आप उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ए एग्रीज विद बी, ए बी से एग्री है, वो आपस में शादी करना चाह रहे हैं जो भी है। शी विल नॉट मैरी सी, ए बी को कहती है कि मतलब कि मैं सी से शादी नहीं करनी है, इट वाज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस है कि वो अपनी फ्रीडम शो कर रही है कि मैं इस चीज से रिलेटेड मैं इसमें एग्री नहीं हूँ, और ये मैं आज नहीं तो उठा कल, आज नहीं तो कल ना कल ही टूट जाना है। तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स के फोर्सफुली किया गया है या फिर किसी के दबाव में किया गया है, पर लेकिन ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वाइड है और फ्यूचर में जाके इसने उसको प्रोसीड नहीं कर पाना।
इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें वो बता रहे हैं एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड। कुछ ट्रेडिंग इस तरह की होती है जिसके अंदर आपको जब फोर्सफुली करवाया जाता है इस तरह से, तो वो वॉइड होता है, वो आसानी से टूट जाता है। मीन्स दैट एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रजिस्टर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल पोजेशन, ट्रेड और बिजनेस और एनी काइंड ऑफ ट्रेड दैट एक्सटेंड वॉइड। कोई भी ऐसी ट्रेड जो कि आपको थ्रेट से करवाया गया है, जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, जो कि आपके फोर्सफुली बेसिकली वो कर रहे हो, तो ऐसा बिजनेस या ऐसी ट्रेड या ऐसा प्रोफेशन कोई भी जो कि लॉफुल तो है पर लेकिन वो आपको इनफोर्सफुली करवाया गया है, मतलब आपकी उसमें रजामंदी शामिल नहीं है, तो वो अवॉइड हो जाएगा, वो कभी ना कभी टूट जाएगा, आज नहीं तो कल उसमें खत्म हो जाना है। तो बिजनेस से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड अगर आपकी फ्री कॉन्सेंट उसमें शामिल नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे सेट किया है, ए प्रॉमिस टू पे ₹60 लाख। अब ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो 60 लाख देगा बी को इफ ही विल क्लोज हिज बिजनेस। मतलब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन लगा रहे हैं कि जिसके अंदर उसको ये कंडीशन पूरी करनी है, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो वो उसको पैसे नहीं देगा। सो जैसे ये कंडीशन, इस तरह की चीजें बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर, प्रोफेशन के अंदर जैसे इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो एग्रीमेंट नहीं रहता, वो आसानी से वॉइड डिक्लेयर हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं है, ये किसी टाइम भी टूट सकता है, ये किसी टाइम भी खत्म हो सकता है। तो जब भी एग्रीमेंट हो रहा हो या कोई भी ट्रेड हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसके लिए ये चीज क्लियर करनी है कि उसके अंदर फ्री कॉन्सेंट है, उसके अंदर दोनों पार्टीज एग्री हैं, दोनों पार्टीज जो हैं इस चीज के लिए क्लियर है कि वो दोनों फ्री कॉन्सेंट के अंदर हैं और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई कंडीशन लगा के ये काम नहीं करवाया जा रहा। तो ये चीजें क्लियर करनी होती हैं बेसिकली। सो वो कह रहा है कि अगर वो उसको 60 लाख देगा, अगर वो उसको बिजनेस क्लोज कर देगा तो वो 60 लाख पे कर देगा। ये बिल्कुल वाइड है, वो इस चीज को अगर कर भी देते हैं तो बाद में खत्म किया जा सकता है, मतलब ये शुरू से ही वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब लॉ हैज गिवन सम एक्सेप्शंस इन स्पेशल सिचुएशन रिगार्डिंग। अब कुछ चीजों से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस दी गई हुई हैं। सेलर ऑफ गुडविल, कि उसकी जो नाम है, जो उसने नाम बनाया है इतने टाइम लगा के, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं हमें ट्रेड कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो ये कुछ चीजें आपने याद करनी है कि वॉइड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें जो हमें उनके अंदर एक्सेप्शंस मिलती है, वो चीजें देखनी है आपने। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आसानी से वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। एग्रीमेंट इन दी स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती तो फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन हैज फ्रीडम टू इन्फोर्स हिज लीगल राइट्स। कोई भी पर्सन अपने लीगल राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए केस कर सकता है, उसके लिए जो है अदालत के पास जा सकता है, उसके लिए उसको राइट होता है कि वो फ्रीडम से इन्फोर्स करवा सके अपने राइट्स के लिए। अगर उसके राइट्स कहीं पे भी जो है वो पूरे नहीं हो रहे और उसको राइट्स नहीं मिल रहे, तो उसको पूरी की पूरी आज़ादी है कि वो उनको पूरा करने के लिए क्या करे, वो अपने राइट्स को लेने के लिए लीगल एक्शंस ले। इफ एनी एग्रीमेंट विच प्रिवेंट्स द पार्टीज टू गो टू द कोर्ट केस इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टीज कोर्ट जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो मतलब वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इज वाइड एग्रीमेंट। मतलब कि जैसे ही वो कहने का मतलब है कि जैसे पहले तो उन्होंने बना लिया, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज उन्हें बता दिया, उन्हें कह दिया कि ये आपके राइट्स हैं, पर लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है और वो चाहता है कि मैं अब इसके अगेंस्ट जाके केस करूं, और जब वो केस करने के लिए अदालत में जाता है और अदालत सिंपल इसे कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही खराब है, ये शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वाइड है। सो ऐसे आप लोगों को इस चीज से जब भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इस चीज को डिक्लेयर कर लेना चाहिए, इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये वाइड तो नहीं है या फिर ये वाइडेबल तो नहीं है, कि कुछ टाइम के बाद ये वाइड तो नहीं हो जाएगा, ये खत्म तो नहीं हो जाएगा। इट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय पर्सन कैन नॉट चेंज द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट कोई लॉ चेंज नहीं कर सकता और वो अब किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से वो शुरू से ही जो है वो वाइड था, जिसकी वजह से इसको ये नुकसान होना पड़ सकता है कि वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता।
जब भी आप एग्रीमेंट करो तो लीगल प्रोसीडिंग्स देख लो कि इसके ऊपर जो है वो केस हो भी सकता है कि नहीं, ये कुछ ऐसी एग्रीमेंट या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही जिसके अंदर मैं अदालत में जाता हूँ तो अदालत से आसानी से डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर तो नहीं कर देगी। तो इन चीजों को पहले क्लियर करना होता है। इसकी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को डैट इफ ही विल गो टू द कोर्ट फॉर अ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ए बी को कहता है कि ही विल गो आउट, ही विल नॉट गो कोर्ट, अगर वो कोर्ट नहीं जाएगा, अगर मतलब कि बायर नहीं, यानी कि ना वो क्लियर करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए प्रोमिस बी को प्रॉमिस कर रहा है दैट इफ ही विल नॉट गो टू कोर्ट, अगर तुम कोर्ट में नहीं जाओगे फॉर अ रेमेडी ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देन आई विल गिव, तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऊपर केस ना करो, मैं तुम्हें इसके लिए कंपनसेशन कर देता हूँ 1 लाख की। तो ये बिल्कुल वाइड एग्रीमेंट है, ये बायर सेटलमेंट नहीं हो सकती जब तक कोर्ट को इससे रिलेटेड क्लियर ना किया गया हो। तो अगर तो आपने ये पैसे लिए हैं और जिस भी पार्टी ने पैसे दिए हैं तो उस पार्टी की गलती है कि उसने बाहर पैसे क्यों दिए हैं, और उसके फिर भी वो अगर आप पे केस कर देता है तो ये कोर्ट उस पर्सन पे गलती लेके आएगी जिसने पैसे दिए हैं। जो पैसों के ऑफर कर रही है उसकी गलती मानी जाएगी कि आपने कोर्ट को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, आपने अगर उसको पैसे दे दिए हैं तो वो अब हम इसके जिम्मेदार नहीं है कि वो आपको पैसे दे, ये आपकी गलती है कि वो कोर्ट में अगर आ रहा था तो वहां पे उसको क्लियर करना चाहिए था। अब आपने ये जो है लैक्स उसको ऑफर की है और उसने ले लिया, उसके बाद भी आपके ऊपर केस कर दिया, तो ये लैक्स जो है वो आपकी गलती है, और ये कोर्ट जो है इसको बिल्कुल वाइड एग्रीमेंट डिक्लेयर करती है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस चीज की। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द लीगल प्रोसीडिंग एज वेल। लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेफरिंग the arbitrator instead of going court is not void। अब आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है केस को कोर्ट में लेके जाना है, इंस्टेड ऑफ वो आप उससे पैसे लेके या फिर उसको इस चीज से रिलेटेड बाय क्लियर करके उसको खत्म करते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है। इसके बाद है अनसर्टन एग्रीमेंट्स दैट मीन्स द मीन्स ऑफ विच इज नॉट सर्टन। सर्टनिटी का मतलब होता है कि जो चीज आपको पता होती है कि यार ये चीज होनी है और ये चीज होनी ही होनी है। जैसे नेचुरल थिंग्स होती हैं कि ये चीज मतलब सुबह या शाम जो है वो आनी ही आनी है, सर्टन थिंग्स हैं, ये चीज होनी है और वो आपको सर्टन इसको कहते हैं। अनसर्टनिटी का मतलब होता है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि वो चीज होगी या नहीं होगी। मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है और हमें क्लियर नहीं है कि कौन वो मतलब पाकिस्तान भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, वो 50-50 चांसेस है। एग्रीमेंट दैट मीन्स विच इज नॉट सर्टन, ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सर्टनिटी ना हो, जिसके अंदर पक्का ना हो कि ये काम होगा या नहीं होगा। मतलब आपको एक डाउट फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर एक डाउट होता है कि ये अगर बारिश हो गई तो ये चीज हो जाएगी, अगर बारिश ना हुई तो नहीं होगा ये काम। मीन्स दैट के बारिश एक कंडीशन है, इसके अंदर अनसर्टनिटी है। सो अनसर्टनिटी एग्रीमेंट जितने भी होते हैं अनसर्टन एग्रीमेंट वो वॉइड होते हैं, मतलब ऐसे जो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्रीमेंट दैट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन, ऐसे एग्रीमेंट जो कि सर्टन जो कि फिक्स ना होंगे ये होगा, आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, यहाँ पे वो सर्टन ना हो रहे हो तो वो वाइड होते हैं। और वाइड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड सर्टन। जब भी आप एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए उसकी कंडीशंस, उसकी जो मैनर्स हैं वो बिल्कुल सर्टन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आगे जाके कोई मसला ना हो, इसको आसानी से वॉइड डिक्लेयर न किया जा सके। आफ्टर दैट इसमें एग्जांपल आपको दिखाई गई है। ए एग्रीज टू सेल टू बी अ कार। ए जो है वो बी को कार सेल कर रहा है आउट ऑफ 20 कार्स इन हिज शोरूम, कि वो 20 में से कुछ कार्स शो कर रहा है। वो सिंपल आपको जेनेरिक ठीक से स्टेटमेंट देता है कि मैं आपको 20 गाड़ियों में से गाड़ी सेल करूंगा। तो इसका मतलब है उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, उसने सर्टन नहीं किया, ना कलर बताया, ना गाड़ियों की तादाद बताई, कौन सी गाड़ी देनी है, ये कुछ भी नहीं बताया। सो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइड हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। इट इज नॉट क्लियर विच कार इज टू बी सोल्ड, उसने ये क्लियर ही नहीं किया कि आपको वो कौन सी गाड़ी दे रहा है। द एग्रीमेंट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। सो एग्रीमेंट जो है बाद में खत्म किया, वो एकदम से आपको कहता है कि ये वाली गाड़ी दे रहा हूँ, और आप कह सकते हो कि ये वाली गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझे कहा था गाड़ी दूंगा पर, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इतनी
मतलब क्या ना, गई गुजरी आपको गाड़ी फोल्ड करूंगा। सो अगर उसने क्लियर नहीं किया कार को, सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। इसी तरह से वैगरिंग एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि शर्त पे डिपेंड करता है। वैगर का मतलब होता है बेट, वैगर मीन्स अ बेट, अ वैगर इज एन एग्रीमेंट टू पे मनी। वैगर का मतलब होता है कि मैं आपको पैसे पे करूंगा और मनी इज वर्थ हैपनिंग स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट्स। अगर तो पाकिस्तान जीत गया तो मैं आपको 2 लाख रुपए पे करूंगा, अगर पाकिस्तान हार गया तो आप मुझे 2 लाख पे करेंगे। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप इसको जाके चैलेंज नहीं कर सकते। कोई वैगनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई बेट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो तो उसके अंदर बेट इन्वॉल्व है तो वो एग्रीमेंट वाइड है, वो एग्रीमेंट वाइड हो सकता है। इट इज अ चांस ऑफ विनिंग और लॉसिंग। तो इसके अंदर हारने और जीतने की दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50% होता है। दिस चांस डिपेंड्स ऑन अनसर्टन इवेंट। और वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है तो उसके अंदर अनसर्टनिटी है कि कोई पता नहीं पाकिस्तान भी जीत सकता है, कोई पता नहीं इंडिया भी जीत सकता है, उसके अंदर अनसर्टनिटी इन्वॉल्व है। सो ईच पार्टी हैज इक्वल चांस टू विन और लॉस दैट बैट। सो दोनों पार्टीज के इक्वली चांसेस हैं कि वो जीत भी सकती हैं और हार भी सकती हैं। इफ वन पार्टी विंस बट अदर डज लॉस, इट इज नॉट अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और वैगरिंग अगर आपको सर्टेनिटी नहीं होती है, अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ईच पार्टी हैज इक्वल चांस टू विन और लॉस इफ वन पार्टी विंस बट अदर डज नॉट लॉस। ये इसमें होता है कि मतलब एक पार्टी का जीतना और एक पार्टी का हारना लाजमी होता है। मतलब एक पार्टी जीत तो गई है पर लेकिन दूसरी पार्टी जो है उसको कोई वो हारी नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो ये होता है कि आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ हारा नहीं है, बेसिकली वो फाइनेंशियली तो हारा है, पर लेकिन सिंपल उसने शर्त लगाई है कि अगर पाकिस्तान जीता, उसको जीतने हारने से कंसर्न नहीं है, उससे ये है अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, फाइनेंशियली उसकी पेमेंट तो जा रही है लेकिन वो हार नहीं रहा इस तरह से। सो इस तरह के वैगरिंग एग्रीमेंट होते हैं जो बिल्कुल वाइड होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं आपकी कुछ कंडीशंस के ऊपर, आपकी बेट के ऊपर। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ के अंदर जो है वो माने नहीं जाते और उसको एज ए लीगल पोजीशन नहीं मिलती। लीगल इम्प्लीकेशन, इसके बाद लीगल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 वैगनिंग एग्रीमेंट्स आर वाइड। उन्होंने एक लॉ यहाँ पे बता दिया है कि अगर हम इस सेक्शन को देखते हैं तो उसके अंदर कंप्लीटली डिफाइंड है, कंप्लीटली बताया गया हुआ है क्लियर वर्ड्स के अंदर कि वैगनिंग एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं। कोई भी बेट के ऊपर किया गया हुआ एग्रीमेंट वो वाइड होता है। इस तरह से इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं, नथिंग कैन बी कन्वर्ट थ्रू कोर्ट। तो आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसको कोर्ट में लेके जा सकते। ये आपकी गलती है कि आपने बेट लगाई है, कोर्ट में जाके आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मेरे इसने पैसे देने हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया का हमने मैच देखा और उसके ऊपर हमने बेट लगाई थी और ये पर्सन हार चुका है और अब ये पैसे नहीं दे रहा। तो इसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, कोई इसके ऊपर कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होते। अगर वो पर्सन आपको पैसे नहीं दे रहा तो वो आपकी हैड है कि आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, इसको आगे लॉ में लेके नहीं जा सकते। लास्ट स्लाइड है एग्रीमेंट एक्सप्रेस डिक्लेयर वाइड की 2 पॉइंट्स रह गए हैं हमारे। बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वो बता रहे हैं एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये वही है कि इवेंट्स पे डिपेंड करता है, जब तक वो इवेंट नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट डू एनीथिंग डिपेंड अपॉन हैपनिंग एन इम्पॉसिबल इवेंट और वाइड। मतलब आप किसी ना किसी इवेंट के ऊपर, किसी ना किसी चीज के ऊपर की बारिश होगी तो मैं आपको ये चीज करवाऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं नहीं करवाऊंगा। मतलब उन्होंने एक इवेंट के ऊपर, एक ओकेजन के ऊपर एक शर्त यानी कि एक तरह से लगा दिया है कि जब वो ओकेजन होगा, जब वो चीज हैपन होगी तो उसके बाद हम करेंगे, जब वो हैपनिंग ना हुई तो मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह के भी जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइप्स के अंदर पढ़ा था और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टोटली वाइड होता है, कोई भी हैपनिंग के ऊपर कोई इवेंट नहीं होता। हमने इसमें PSL की एग्जांपल लिखी थी कि अगर HBL ने
जो है स्पॉन्सर किया हुआ है पीएसएल को, और पीएसएल किसी वजह से खत्म हो जाता है, तो जो जितना भी एचपीएल का खर्चा हुआ है तो वो उसको क्लेम नहीं कर सकता किसी वजह से, मतलब बारिश हो जाती है उस मैच के अंदर, वो स्पॉन्सर्ड कर रहा है एचपीएल, तो एचपीएल जो है बारिश की वजह से उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हैपनिंग है। हैपनिंग के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, वो बेसिकली वो एग्रीमेंट खत्म हो गया उनका, वहीं से जैसे ही वो हैपनिंग हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉन, और कोई भी ऐसा इवेंट आप डिक्लेयर कर देते जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, और नॉट टू बी पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट एट अ टाइम व्हेन इट्स मेड। जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने ऐसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन रख दी थी, या कोई भी ऐसी कंडीशन हैपनिंग रख दी थी जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर वो होना नामुमकिन बात है, जहाँ हो जाए तो उसके बाद भी वो वर्डेबल रहता है। ए एग्रीज टू पे बी, ए एग्री कर रहा है बी को कि वो 5,000 देगा इफ ही शोज हिम अ वाइट क्रो, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है कि मुझे व्हाइट क्रो दिखाओगे तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, मतलब कि ये कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती कि व्हाइट क्रो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो उसको इम्पॉसिबल चीज में आ जाता है कि वो कहाँ से मिलेगा और कहाँ से दिखाऊं मैं इसे, उससे 5,000 लेने हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल वाइड होते हैं, वो शुरू से ही यानी कि इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर उनके अंदर होता है। वो इवेंट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो आगे प्रोसीड होंगे कि नहीं, वो इवेंट्स ही इसको डिक्लेयर करते हैं कि इसको आगे चलाएंगे कि नहीं। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, लास्ट है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वॉइड। अब कोई एग्रीमेंट है और वो इम्पॉसिबल चीज से रिलेटेड है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो कि होना नामुमकिन है, लाइक उन्होंने एग्जांपल दी है ए एग्रीज विद दी टू प्लग स्टार्स फ्रॉम द, तो तारे तोड़ के लेके आओ, द एग्रीमेंट इज वॉइड। जो यानी कि वैसी कहानियों में सुना जाता है कि तुम मेरे तारे तोड़ के लेके आ सकते हो और वो इस तरह से इम्पॉसिबल चीज है, तो ये एग्रीमेंट जो है बिल्कुल वॉइड है, झूठा है, इसके अंदर वो आसानी से टूट जाने वाला है, क्योंकि ये इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज है कि ये किया जा सके कि उसको जाके तोड़ के लेके आया जा सके। तो वाइड का बेसिकली आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में ये रखना है कि आसानी से टूट सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, आसानी से खत्म हो सकता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसको रिपीट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेके कि वाइड क्या होता है। सो पहला है कि कोई भी जो लॉ, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो वाइड होता है। जो आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, जो आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो वाइड होता है, वो आसानी से टूट सकता है। इसी तरह से कोई भी ऐसे कंसिक्वेंसेस जिसको जो शुरू से ही बिगिनिंग से ही आपको डिक्लेयर हो रहा हो कि ये वाइड है, इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर आ जाए या पार्टीज को जो है वो बेट का फैक्टर आ जाए, ऐसे कोई भी फैक्टर आ जाए जो हमने आगे देखे हैं, ऐसे कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये शो कर रहा होता है कि ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू से ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद है एग्रीमेंट डिक्लेयर कैसे वाइड होता है। मैरिज एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज, मैरिज के अंदर हर पर्सन को फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो डिसीजन ले, अगर उसको फोर्स करके वो डिसीजन करवाया जा रहा है तो ये टोटली वाइड है, वो किसी टाइम पे भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो किसी भी टाइम को इसको खत्म कर सकता है। इस तरह से ट्रेड के अंदर भी ये चीजें होती हैं कि आपने जब ट्रेड कर रहे होते हो तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए ट्रेड के अंदर कि आप जब उससे कहो कि आपको मैं इतनी पेमेंट कर दूंगा, आप मेरे लिए ये बिजनेस बंद कर दो, तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज होगी तो वो क्या होगा, वो डिक्लेयर वाइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड नहीं होगा, वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं हमें, गुडविल से रिलेटेड मिलती है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। कुछ पार्टनरशिप एक्ट में हमें कुछ बताया गया है कि अगर हमें, हम पिछले वाले टॉपिक में बढ़ के आए थे कि अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएं तो एक माइनर को भी पार्टनरशिप का जो है वो बनाया जा सकता है पार्टनर। इस तरह से कुछ हमें एग्जम्पशंस मिलती हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन के अंदर, 3 चीजों के अंदर। उसके बाद है लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब है कि आप उसको लीगल प्रोसीड ना करवाएं, बेसिकली आप उसको बाहर खत्म करें, और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उसे कहें कि आप मेरे खिलाफ केस ना करो, केस करके आप कितना खर्चा आ जाएगा तो वो खर्चा मैं आपको बाहर से दे देता हूँ, तो जो खर्चा आप उसको दे रहे हो वो आपकी गलती है। अगर वो आपके खिलाफ केस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप वो केस जीत जो उसकी कोई लीगल प्रोसीडिंग ना हो। सो इस तरह की चीजें बाहर नहीं होनी चाहिए जो भी है। और अगर कोई अनसर्टेनिटी हो, आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टन, वो स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सर्टन चीजों के ऊपर होना चाहिए जिसमें
आसानी से उसे कंप्लीट किया जा सके। मतलब उसमें यहाँ पे एग्जांपल भी कोट किया कि 20 गाड़ियों में से कोई गाड़ी दी जा रही है, तो देने वाले को और उसे बताना चाहिए कि उसे हर तरह से क्लियर करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी दी जा रही है और किस कलर की दी जा रही है, किस मॉडल की दी जा रही है, हर चीज को क्लियर करना है ताकि चीज को सर्टन करें। जितनी अनसर्टेनिटी उस एग्रीमेंट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी, उसका मतलब है वो उतना ही वाइड होगा, वो उतना ही टूटने के चांसेस ज्यादा हैं उसके। इसी तरह से वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। वैगरिंग का मतलब होता है कि कोई बेट नहीं होने चाहिए कि वो बेट लगा रहे हैं, और वैगरिंग एग्रीमेंट जो है शुरू से ही क्या होते हैं, वाइड होते हैं, वो चैलेंज नहीं हो सकते, आप उसे कोर्ट नहीं लेके जा सकते, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि बारिश होगी तो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगा, अगर नहीं तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। लास्ट है कि इन्होंने इम्पॉसिबल इवेंट्स की एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर तुम मुझे वाइट करो दिखाओगे तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। मतलब कि ऐसा इवेंट है, ऐसी चीज है जो कि इम्पॉसिबल है। सो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कोई ऐसा काम जो कि इम्पॉसिबल हो, जैसे कि तारे तोड़ के लेके आना, इस तरह की चीजें जो वो आपको अगर कह रहा है तो इस तरह की बिल्कुल वाइड चीजें हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती और इसको हम वाइड डिक्लेयर करेंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर वो क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारा बेसिकली 5th चैप्टर। वो होल चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, और इसके बाद हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे बेसिकली। उसके बाद हमारा जो रह जाएगा पोर्शन वो हम ईद के बाद क्लियर करेंगे। यहाँ तक आपका ईद से पहले जो है वो 12th लेक्चर के अंदर 5 चैप्टर जो है वो आपके इंक्लूडेड है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।